नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम। मेरा नाम है रंजीत सिंह। आज के इस वीडियो में हम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से जीव विज्ञान के एमसीक्यू को देखेंगे और एमसीक्यू को कवर करेंगे। ये जो वीडियो है स्पेशली रेलवे ग्रुप डी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि वहाँ एक बड़ा हिस्सा जो है वो साइंस का ही है और साइंस में ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो जीव विज्ञान से आते हैं। और रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ ये अन्य परीक्षाओं जहां विज्ञान आती है, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल, एसएससी, आजकल तो एक और परीक्षा होगी अग्निपथ, उन सब में हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हम क्वेश्चंस को इस सीरीज में एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे और उसके आसपास की जानकारी को भी देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा और आने वाले पार्ट्स में हम बायोलॉजी को पूरी तरीके से कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है पीडियाट्रिक्स, ऑप्शन 2 है ट्रूमेटोलॉजी या ट्रोमेटोलॉजी, ऑप्शन 3 है कालोलॉजी, ऑप्शन 4 है डर्मेटोलॉजी। तो घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? घाव के अध्ययन को कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी। ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ट्रोमेटोलॉजी क्या है? वो होता है घाव का अध्ययन। घाव मतलब जो चोट लग जाती है। पीडियाट्रिक्स क्या होता है? तो पीडियाट्रिक्स में जो शिशु होता है, बच्चा 1 साल से कम का, उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो होता है पीडियाट्रिक्स। कैलोलॉजी या कालोलॉजी क्या होता है? तो इसमें जो सौंदर्य है उसका अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ट्रोमेटोलॉजी, यानी घाव का अध्ययन जो है वो किया जाता है ट्रोमेटोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, यानी स्पाइनल कॉर्ड का? ऑप्शन 1 है श्वसन नियंत्रण, ऑप्शन 2 है रुधिर परिसंचरण, ऑप्शन 3 है रुधिर का पंपन, ऑप्शन 4 है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ये होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हर एक काम ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। सीएनएस जो होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम, उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक तो ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब जो अचानक होती हैं, उनको जो रिएक्ट होता है, उनको जो कंट्रोल सेंटर होता है वो मेरुरज्जु होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई गर्म ऑब्जेक्ट रखा है, इससे जैसे ही अगर ये हाथ आप लगाएंगे तो तुरंत यहाँ से जो सेंसेशन है ये जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन को नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और यहाँ से फिर सूचना आती है कि ऑब्जेक्ट गर्म है, आप हाथ हटाइए यहाँ से। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। इनको कंट्रोल कहाँ से होता है? तो ये मेरुरज्जु से होता है। एक और एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? जब आप सामान्यतः चल रहे हों और आपके पैर के नीचे कोई नुकीली चीज़ आ जाती है तो आप तुरंत पैर हटा लेते हैं, और ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये कंट्रोल होता है जी मेरुरज्जु से, इस हिस्से से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन 1 है पित्ताशय, ऑप्शन 2 है पीयूष यानी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 3 है अग्न्याशय, ऑप्शन 4 है यकृत। तो दूसरी सबसे बड़ी पूछिए यहाँ, ये आपको याद रखना है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्न्याशय है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका होगा करेक्ट। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पत्ते जैसा, ये है अग्न्याशय, और ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरीके की ग्लैंड है। ये एक तो पाचन में भी काम करती है और दूसरा काम जो है वो इसका है ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो ये अग्न्याशय है। दूसरी सबसे बड़ी पूछी गई है, इसका मतलब पहली भी कोई होती होगी। तो पहली कौन सी है? तो पहली यानी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, यानी वो होती है यकृत। यकृत यानी लिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? ऑप्शन 1 है प्लीहा, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं इसको, ऑप्शन 2 है यकृत, ऑप्शन 3 है हृदय हार्ट,
ऑप्शन 4 है किडनी यानी वृक्क। तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या होता है? ये होता है जी प्लीहा, यानी यहाँ पे ब्लड स्टोर होता है। और ये स्टोर ब्लड जो है जब भी किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो उस समय पे इस ब्लड को यूज किया जाता है, जो ब्लड स्टोर रहता है प्लीहा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन 2 है बी, ऑप्शन 3 है ए बी, ऑप्शन 4 है ओ। तो सर्वदाता कौन सा होता है? तो सर्वदाता होता है ओ, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी जो सबको दे सकता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ये होता है ए बी, ये सबसे ले सकता है। तो ओ जो है वो सर्वदाता होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी कोई सा एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ये सबको दे सकता है। इससे स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, यानी सर्वग्राही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन 1 है 25 से 36%, ऑप्शन 2 है 70 से 75%, ऑप्शन 3 है 55 से 60%, ऑप्शन 4 है 80 से 85%। तो ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है ये होती है जी 55 से 60%, यानी इस रेंज में ये करीब होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का ही एक पार्ट होता है जो येलोइश होता है, यानी पीले रंग का होता है। हीमोग्लोबिन को इससे अगर आप निकाल दीजिए आरबीसी और हीमोग्लोबिन, उसके बाद जो हिस्सा जो बचता है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है और भी कई सारे इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो सब होते हैं प्लाज्मा में। पानी भी इसमें एक बड़ा हिस्सा होता है। तो 55 से 60% जो है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है जी, ब्लड में कितना होता है? 55 से 60%, और ये पीले कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। ऑप्शन 1 अग्न्याशय रस, ऑप्शन 2 है लार, ऑप्शन 3 है जठर रस, ऑप्शन 4 है पित्त रस। तो टाइलिन का संबंध जो है वो होता है लार से। ये लार में होता है ये एंजाइम। मुंह से जो लार निकलती है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम है टाइलिन। और टाइलिन को कई बार जो है, टाइलिन को एक अन्य नाम से भी जाना, जिसे बोलते हैं एल्फा एमाइलेज। काम क्या है जी इसका? ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को सरल शर्करा में यानी सिंपलर शुगर में तोड़ देता है। एक क्वेश्चन ये और आता है कि मुंह में जो पाचन होता है वो काय का होता है? तो मुंह में पाचन जो है वो स्टार्च का होता है, और स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी मुंह से जो जिस पोषक तत्व की शुरुआत होती है पाचन की, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी स्टार्च होता है। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध जो है वो लार से होता है। और लार का काम क्या है जी? लार का काम है फूड को स्लिपरी बनाना, यानी चिकना बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन बी है यानी ऑप्शन 2 है डी, ऑप्शन 3 है ई, ऑप्शन 4 है उपरोक्त तीनों यानी ए डी ई तीनों। तो वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? वसा में घुलनशील का मतलब ये है कि जो फैट में यानी वसा में घुलती हैं, क्योंकि 2 तरीके की विटामिन होती हैं, एक तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो ए डी ई जो तीनों जो हैं ये होती हैं वसा में घुलनशील, और बी और सी जो हैं ये होती हैं जल में घुलनशील। ये आपको याद रखना है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन 1 है प्रोटीन, ऑप्शन 2 है वसा, ऑप्शन 3 है ग्लूकोज, ऑप्शन 4 है विटामिन। तो इंस्टेंट एनर्जी कौन सा देता है? तो अगर आपको ये पता हो, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो, तो क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बोटल्स में जो पीते हैं ना बाउंड्री लाइन से उठा उठा के, वो सब क्या होता है? वो ग्लूकोज ही होता है। तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। ठीक है जी। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होता तब भी यही आंसर होता, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ग्लूकोज। एक बात आपको यहाँ याद रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है
कि तुरंत एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट देता है यानी ग्लूकोज देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं देता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन चारों में से ज़्यादा एनर्जी कौन सा देता है, तब उत्तर बदल जाएगा। यानी कि अगर आप 1 ग्राम ले लें वसा का और 1 ग्राम ले लें कार्बोहाइड्रेट का, तो फिर ज़्यादा एनर्जी जो है वो वसा से मिलती है। ठीक है जी। तो ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है वो फैट्स यानी वसा से मिलती है, लेकिन तुरंत एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो ऑप्शन 1 है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन 3 है कासिमिर फंक, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट ब्राउन। तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया है यानी इस्तेमाल किया, ये जनक मान लीजिए, तो वो है कासिमिर फंक। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, फंक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है जी? इनने सेल खोजी है, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी है जो एंटीबायोटिक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है जी? रॉबर्ट ब्राउन ने जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस सेल का, उसकी खोज की है। तो विटामिन शब्द का जनक कौन है? ये है कासिमिर फंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन 1 है पोलियो, ऑप्शन 2 है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन 3 है टिटनेस, ऑप्शन 4 है कुकर खांसी। तो BCG का टीका जो है वो दिया जाता है टीबी के खिलाफ, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, BCG बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये वैक्सीन का नाम है और ये क्या में दिया जाता है? ट्यूबरक्यूलोसिस में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 है कैल्शियम, ऑप्शन 3 है आयोडीन, ऑप्शन 4 है फॉस्फोरस। तो कौन से तत्व की कमी से हो जाता है? तो ये हो जाता है आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। घेंगा में क्या होता है जी? आयोडीन की कमी हो जाती है, और जो थायराइड ग्लैंड है गले में होता है, तो ये यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है गले में। इसी बीमारी को कहते हैं घेंगा, या इंग्लिश में बोलते हैं गोइटर। आयोडीन की कमी से होता है, इसीलिए कहा जाता है नमक में आयोडीन बहुत ज़रूरी है अगर आपको घेंगा रोग से बचना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विडाल परीक्षण यानी विडाल टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है हैजा, ऑप्शन 2 है मलेरिया, ऑप्शन 3 है टाइफॉइड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो विडाल टेस्ट कई बार अगर लोगों से आपके आसपास या आपको कभी हुआ हो, तो टाइफाइड में जो डॉक्टर है वो विडाल टेस्ट कराता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट होगा, यानी विडाल टेस्ट जो है वो होता है टाइफाइड में। टाइफाइड जो है वो दूषित पानी और खाने से होता है, और बैक्टीरिया से होता है। ये भी याद रखना है। कॉजिंग एजेंट जो है वो इसका क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया। सॉल्मोनेला टाइफी, क्या नाम है? सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है जिससे टाइफाइड होता है। और टाइफाइड कब होता है? तो ये प्रदूषित खाने और पानी से होता है। विडाल परीक्षण किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन 1 है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 2 है केराटिन, ऑप्शन 3 है कोलेजन, ऑप्शन 4 है मायोग्लोबिन। तो रुधिर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन है ये होता है जी हीमोग्लोबिन से। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन का है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन युक्त प्रोटीन होती है जो ब्लड में पाई जाती है। इसकी वजह से जो रुधिर का रंग है वो लाल भी होता है, और इसका मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। केराटिन क्या है? तो केराटिन जैसे जो नाखून और जानवरों के खुर जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कोलेजन जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, संयोजी ऊतक, इसमें हड्डियां हैं, ये सब जो हैं वो कोलेजन फाइबर्स की ही बनी होती हैं, प्रोटीन होता है कोलेजन एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो ऑप्शन 1 है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
ऑप्शन 3 है लुइस पास्चर। तो पेनिसिलिन की खोज की है, ये की है जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये क्या है पेनिसिलिन? एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। और खोज किसने की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन 1 माल्टोज, ऑप्शन 2 फ्रक्टोज, ऑप्शन 3 गैलेक्टोज, ऑप्शन 4 सुक्रोज। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। ये पूछा गया है कि प्रमुख घटक, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रक्टोज ही होता है शहद में, मतलब और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होता है? वो फ्रक्टोज ही होता है। 38% के करीब जो है वो होता है फ्रक्टोज, 31% के आसपास ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज भी 7% के आसपास होता है, और 9% के आसपास अलग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो शहद में होता है वो होता है 38% फ्रक्टोज, यानी प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज होगा। आंसर नंबर 2 जो है यानी ऑप्शन नंबर 2 ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? यानी कौन सा भाग जो है जो इसका यूज होता है? केसर एक मसाला होता है। तो ऑप्शन 1 है पत्ती, ऑप्शन 2 है तना, ऑप्शन 3 है पंखुड़ी, ऑप्शन 4 है वर्तिकाग्र, इंग्लिश में स्टिग्मा इसको बोलते हैं। तो पौधे का कौन सा भाग यूज होता है? तो केसर का जो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ऑप्शन नंबर 4 ये यूज होता है। ये जो रेड रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ये केसर का जो फूल होता है उसका ये स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र है। ठीक है जी, तो वर्तिकाग्र यूज होता है केसर के फूल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मशरूम किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन 1 विषाणु, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन 3 कवक, ऑप्शन 4 लाइकेन। तो मशरूम आपने देखा होगा जो सड़े गले पदार्थों पर छाता जैसी संरचनाएं वैसी होती हैं उसको मशरूम बोलते हैं। तो ये क्या है जी? ये एक कवक है यानी फंगस है, फंगाई है, फंजाई। और ये सैप्रोफाइट होता है। सैप्रोफाइट का मतलब ये है कि ये सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है कवक। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन 1 बुक लंग्स, ऑप्शन 2 बुक गिल्स, ऑप्शन 4 एयर ब्लैडर, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। तो जिस मकड़ी में श्वसन अंग होता है ये होता है बुक लंग्स। बुक लंग्स का मतलब इसके जो फेफड़े होते हैं उनकी संरचना जो है वो किताब की जैसी, पन्नों के जैसी होती है। ठीक है जी, इसलिए इसको बुक लंग्स कहते हैं। तो मकड़ी, ये कई बार आता है क्वेश्चन, तो मकड़ी में जो श्वसन अंग है वो बुक लंग्स होता है क्योंकि उसकी जो लंग्स की संरचना है वो किताब के पन्नों जैसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का आज आखिरी सवाल है पार्ट 1 का। किस कोशिकांग को कोशिका का नियंत्रक या निर्देशक कहा जाता है? ऑप्शन 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 2 है केंद्रक, ऑप्शन 3 है राइबोसोम, ऑप्शन 4 है लाइसोसोम। तो केंद्रक या न्यूक्लियस या नाभिक, 3 अलग अलग नाम है, आपको इसको याद रख सकते हैं। तो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक या डायरेक्टर, निर्देशक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो केंद्रक या नाभिक करता है। इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। जैसे परिवार में जो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वो कंट्रोलर हो गया। तो कौन होता है अपने घर में कंट्रोलर? तो अब किसी के घर में किसी की माँ कंट्रोलर होती हैं, किसी के पिताजी कंट्रोलर होते हैं। अगर माँ कंट्रोल कर रही हैं तो माताजी हो गई केंद्रक, अगर पिताजी कंट्रोल कर रहे हैं तो पिताजी हो गए केंद्रक। यानी कंट्रोलर जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ जो किसी घर के अंदर हो रही हैं। यहाँ घर का मतलब कोशिका है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये था इस वीडियो में आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी चाहते हैं, जो पीडीएफ में हम इनका आंसर लगा के आपको हाईलाइट करके दे देंगे, इसको आप रिवीजन में यूज कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स आर से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।